नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस शो में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स की विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। पहली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम मंजूरी कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद ही दी जाएगी। ये कारोबार जॉइंट वेंचर यानी कि जेवी कंपनी के रूप में स्थापित किया जा रहा है और इस कारोबार में ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी की जेवी पार्टनर होगी या को स्पॉन्सर होगी। जियो के एंट्री के बाद 66 लाख करोड़ से ज्यादा की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपटीशन और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने जुलाई 2023 में म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए पार्टनरशिप की थी और अक्टूबर 2023 में सेबी के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। दोनों कंपनियों ने भारत में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए 15 करोड़ डॉलर का निवेश करने की घोषणा भी की है। बीते शुक्रवार की शाम को आई इस खबर के बाद जब सोमवार 7 अक्टूबर को बाजार खुला तो जियो फाइनेंशियल के शेयर में 348 रुपये 90 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, पर क्लोजिंग करीब 1.25% की गिरावट के साथ 334 रुपये 60 पैसे के स्तर पर हुई। अगली खबर, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी सीजी पावर ने जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स से उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स बिजनेस खरीद लिया है। दोनों कंपनियों के बीच 3.6 करोड़ डॉलर या 303 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा पक्का हुआ है। इस अधिग्रहण के जरिए कंपनी की हाई ग्रोथ और ऊंचे मुनाफे वाले सेमीकंडक्टर डिजाइन बिजनेस में एंट्री हो गई है। यही नहीं, इस डील से कंपनी का कारोबार डाइवर्सिफाई होगा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत की मौजूदगी और मजबूत होगी। 2023 में रेनेसास के इस कारोबार का लगभग 5.6 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू था। 7 अक्टूबर को कमजोर बाजार में भी सीजी पावर के शेयर में 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ 756 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, अदानी समूह सीमेंट सेक्टर में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। अदानी ग्रुप की नज़र जर्मनी की सीमेंट कंपनी हिडलबर्ग के भारतीय कारोबार को खरीदने पर है। इस तरह अदानी ग्रुप की देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक को टक्कर देने की योजना है, जो अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए कंपनी का अधिग्रहण कर रही है। अदानी समूह ने जर्मनी की हिडलबर्ग मटेरियल्स के भारतीय सीमेंट ऑपरेशंस के अधिग्रहण के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इस डील की अगुवाई अंबुजा सीमेंट्स करेगी, जिसके पास 30 जून 2024 तक 18,299 करोड़ रुपए की नकदी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह करीब $1.25 अरब या 10,000 करोड़ रुपए में यह डील पक्की कर सकती है। जर्मन कंपनी हिडलबर्ग, लिस्टेड कंपनी हिडलबर्ग सीमेंट इंडिया और अनलिस्टेड कंपनी जुआरी सीमेंट के जरिए देश में ऑपरेशंस करती है। इस खबर के चलते सोमवार 7 अक्टूबर को हिडलबर्ग सीमेंट इंडिया के शेयर में 18% तक का उछाल देखा गया और शेयर 257 रुपये 85 पैसे के 52 वीक हाई तक पहुंच गया था, पर कारोबार का अंत करीब 4% की बढ़त के साथ 227 रुपये 40 पैसे पर हुआ, जबकि अदानी ग्रुप के सभी 10 शेयर गिरकर बंद हुए, जिनमें एसीसी, अंबुजा, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयर 3.25 से 4.25% तक गिरकर कारोबार में बंद होते हुए नजर आए। मंगलवार 8 अक्टूबर को खबर थी कि अदानी ग्रुप अपनी दोनों सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के मर्जर पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रक्रिया 2028 तक पूरी की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मर्जर में सांगी इंडस्ट्रीज को भी शामिल किया जा सकता है। 8 अक्टूबर को एसीसी, अंबुजा और सांगी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.5% से 3.5% की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं इसी ग्रुप की बाकी कंपनियों की बात करें तो अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी एनर्जी के शेयरों में भी दिन के दौरान 5 से 8% तक की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 9 अक्टूबर को खबर थी कि अदानी ग्रीन की 4 सब्सिडरी कंपनियों की ओर से डॉलर बॉन्ड्स के जरिए 1 अरब डॉलर तक की रकम जुटाने की योजना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉन्ड्स 1 से ज्यादा चरणों में जारी किए जा सकते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 20 साल की होगी। इससे पहले मार्च में अदानी ग्रीन एनर्जी ने 18 साल के बॉन्ड्स के जरिए 40.9 करोड़ डॉलर जुटाए थे, जिसके लिए कंपनी को करीब 3 अरब डॉलर की बोलियां मिली थी। 9 अक्टूबर को 1833 रुपये 95 पैसे का हाई लेवल छूने के बाद अदानी ग्रीन के शेयर में करीब 1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई। गुरुवार 10 अक्टूबर को खबर थी कि बुधवार की शाम को अदानी एंटरप्राइजेस ने अपना क्यूआईपी लॉन्च कर दिया है। इस क्यूआईपी इशू का फ्लोर प्राइस 3,117 रुपये 47 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है, जिसके जरिए कंपनी की 4,200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। हालांकि इस क्यूआईपी का इंडिकेटिव प्राइस मौजूदा भाव से 5% के डिस्काउंट पर हो सकता है। 10 अक्टूबर को 3,056 रुपये 10 पैसे का लो बनाने के बाद अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ 3,194 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर,
देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों में से एक आईटीसी को अपने होटल कारोबार के डीमर्जर के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को कंपनी को एनसीएलटी की कोलकाता बेंच से यह मंजूरी मिली है। एनसीएलटी के इस फैसले की सर्टिफाइड कॉपी आरओसी को जमा करने के अगले महीने की पहली तारीख से डीमर्जर की स्कीम लागू होगी। हालांकि कंपनी ने डीमर्जर की तारीख को लेकर स्टॉक एक्सचेंजेस को कोई जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि अगस्त 2023 में कंपनी ने अपने होटल कारोबार के आईटीसी होटल्स नाम की कंपनी में डीमर्जर को मंजूरी दी थी। मई 2024 में सीसीआई और जून में शेयरधारकों ने इस डीमर्जर को मंजूरी दे दी थी। इस डीमर्जर के बाद आईटीसी के पास आईटीसी होटल्स में 40% और आईटीसी के शेयरधारकों के पास बाकी बची 60% हिस्सेदारी होगी। 7 अक्टूबर को आईटीसी के शेयर में 2% से ज्यादा के उछाल के बाद कारोबार का अंत हुआ और 1.25% की बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग 510 रुपए के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, मंगलवार 8 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक का शेयर दो खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि बैंक के बोर्ड ने अपने एजुकेशन लोन कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज की पूरी 100% हिस्सेदारी को 192 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। ये हिस्सेदारी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स को बेची जाएगी, जिसने बिक्री प्रक्रिया में सबसे सफल बोली लगाई है। बैंक की ओर से 91% हिस्सा 31 अक्टूबर या उससे पहले और बाकी बचा हिस्सा 30 जून 2025 से पहले बेचा जाएगा। दूसरी खबर ये थी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के आईपीओ को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंजूरी दे दी है। एनएसडीएल ने आईपीओ के लिए 7 जुलाई 2023 को अर्जी दाखिल की थी, जिसे अगस्त 2023 में सेबी की ओर से होल्ड पर डाल दिया गया था। लेकिन अब इस आईपीओ को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें एचडीएफसी बैंक के अलावा एनएसडीएल की पेरेंट कंपनी एनएसई और एसबीआई भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। 8 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक के शेयर में 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ 1651 रुपए 25 पैसे पर और एसबीआई के शेयर में करीब 1.5% की बढ़त के साथ 781 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, स्लीपवेल और कर्लोन मैट्रेसेस ब्रांड्स के मालिकाना अधिकार वाली कंपनी शीला फॉर्म ने फरलैंको नाम का फर्नीचर एंड लाइफस्टाइल रेंटल बिजनेस ब्रांड चलाने वाली कंपनी हाउस ऑफ कियारा लिमिटेड की 10.5% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। यह हिस्सेदारी 107 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी गई है। कंपनी के मुताबिक यह सौदा एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और इस कंपनी में डायरेक्टर के पद पर मौजूद होने के चलते शीला फॉर्म के प्रमोटर ग्रुप और ग्रुप कंपनीज का इस टारगेट कंपनी में इंटरेस्ट है। कंपनी का कहना है कि इस डील के लिए उसे किसी रेगुलेटरी मंजूरी की जरूरत नहीं है और यह सौदा 14 अक्टूबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। 8 अक्टूबर को शीला फॉर्म के शेयर में 868 रुपए 5 पैसे का निचला स्तर छूने के बाद 4% से ज्यादा की तेजी के साथ 909 रुपए पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से जुड़ी कंपनी एचईजी ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी ग्राफटेक इंटरनेशनल का 8.23% हिस्सा 249 करोड़ रुपए की रकम में खरीद लिया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी एनवाईएसई पर लिस्टेड ग्राफटेक इंटरनेशनल की $416.6 मिलियन की मार्केट कैप है, जिसका बिजनेस एचईजी के कारोबार से काफी मेलजोल खाता है। मई 2024 में एचईजी ने अपने ग्रेफाइट बिजनेस के अलग कंपनी में डीमर्जर और खुद के साथ भीलवाड़ा एनर्जी के मर्जर को मंजूरी दी थी ताकि शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉक हो सके। बता दें कि वित्त वर्ष 2024 में ग्रेफाइट सेगमेंट का कंपनी के रेवेन्यू में 94.41% योगदान था और इस कारोबार की 2025 में बाजार में लिस्टिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। मई में घोषित हुए इस डीमर्जर की रेशो 1:1 तय की गई थी। डीमर्जर के बाद मौजूदा कंपनी हाइड्रो एंड विंड पावर, एडवांस कार्बन सोल्यूशन समेत ग्रीन एनर्जी वेंचर्स और अन्य इमर्जिंग बिजनेसेस पर फोकस करेगी। 8 अक्टूबर को 2494 रुपए 75 पैसे का हाई छूने के बाद एचईजी के शेयर में 10% के उछाल के साथ 2450 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, एसकेएफ इंडिया के बोर्ड ने कंपनी के ऑटो और इंडस्ट्रियल कारोबार के डीमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 17 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी के मुताबिक एसकेएफ इंडिया की पेरेंट कंपनी एबीएसकेएफ ने ग्लोबल ऑटोमोटिव बिजनेस को अलग करने की घोषणा की थी। इस डीमर्जर के जरिए कंपनी की 2026 की पहली छमाही में ऑटो कारोबार को नैस्डैक पर लिस्ट करवाने की योजना है। इस डीमर्जर से ऑटो कारोबार बिजनेस डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाएगा। साथ ही ज्यादा फोकस इंडस्ट्रियल कंपनी स्ट्रेटजी बनाने, उसे पूरी करने और रिसोर्सेज का आवंटन करने में बेहतर रूप से सक्षम होगी। 9 अक्टूबर को एसकेएफ इंडिया के शेयर में 5,492 रुपए 60 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 4% की बढ़त के साथ 5,380 रुपए 5 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, रेलवे ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी से जुड़ी पीएसयू कंपनी राइट्स ने एतिहाद रेल के साथ एमओयू किया है, यानी एक करार किया है। यूएई और खाड़ी देशों में रेलवे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। एतिहाद रेल ने यूएई नेशनल रेल नेटवर्क को डेवलप किया है और उसे ऑपरेट करती है। अच्छी बात यह है कि इस एमओयू या पार्टनरशिप के जरिए
राइट्स की अपने अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल कारोबार को विकसित करने पर नजर है। 9 अक्टूबर को राइट्स के शेयर में 333 रुपये 25 पैसे का इंट्राडे हाई लगाने के बाद 7% से ज़्यादा की तेजी के साथ 322 रुपये 35 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, hyundai मोटर इंडिया के आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे निवेशकों के इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। hyundai मोटर इंडिया का 25,000 करोड़ रुपए का आईपीओ अगले हफ्ते 15 से 17 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1865 से 1960 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इस हिसाब से साउथ कोरिया की वाहन कंपनी hyundai की भारतीय यूनिट का वैल्यूएशन तकरीबन 19 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। करीब 2 दशक यानी 20 साल बाद भारतीय बाजार में किसी कार कंपनी का आईपीओ आने वाला है। इससे पहले साल 2003 में मारुति सुजुकी का आईपीओ मार्केट में आया था। इस आईपीओ में प्रमोटर hyundai मोटर कंपनी की ओर से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस में शेयर बेचे जाएंगे, यानी कि कंपनी की ओर से कोई भी नया शेयर नहीं जारी किया जाएगा। hyundai के आईपीओ की एंट्री से सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिलहाल भारतीय बाजार में सबसे बड़ा आईपीओ लाने का रिकॉर्ड एलआईसी के नाम है। मई 2022 में एलआईसी करीब 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आई थी। एलआईसी के बाद पेटीएम का नंबर आता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने आईपीओ के जरिए 18,300 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। खबरों के लिहाज से बजट एयरलाइन स्पाइसजेट के लिए यह हफ्ता मिला जुला रहा। सोमवार 7 अक्टूबर को खबर थी कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह और 4 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ खाते में 65 करोड़ रुपए की रकम ना जमा करने के चलते दर्ज की गई है। यह शिकायत ईपीएफओ की ओर से दाखिल की गई थी। हालांकि स्पाइसजेट का दावा है कि उसने बकाया रकम चुका दी है और बाकी बची राशि को लेकर सेटलमेंट करने पर काम कर रही है। 7 अक्टूबर को स्पाइसजेट के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में 64 रुपये 50 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 8.5% की गिरावट के साथ 57 रुपये 56 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। 8 अक्टूबर को खबर थी कि कंपनी की अपने फ्लीट साइज यानी विमानों की संख्या में विस्तार की योजना है। नवंबर के अंत तक कंपनी की 10 नए विमान जोड़ने की योजना है। इनमें से 7 विमानों को लीज पर लिया जाएगा और 3 पहले से ग्राउंडेड विमानों को दोबारा सर्विस में लाया जा रहा है। इनमें से पहला विमान 10 अक्टूबर को फ्लीट में शामिल किया जाएगा। 8 अक्टूबर को स्पाइसजेट के शेयर में 57 रुपये 21 पैसे तक फिसलने के बाद 9% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 62 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 9 अक्टूबर को खबर थी कि कंपनी ने 3 लेसर्स के साथ पेमेंट से जुड़े विवाद को सेटल कर लिया है। बैबकॉक एंड ब्राउन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट यानी बीबीएएम के मैनेजमेंट के तहत 3 लेसर्स के साथ सेटलमेंट किया गया है। इन लेसर्स का 13.2 करोड़ डॉलर यानी 1107 करोड़ रुपए के पेमेंट का क्लेम था, पर कंपनी ने 2.25 करोड़ डॉलर की रकम में यह विवाद सुलझा लिया है। माना जा रहा है कि इस सेटलमेंट से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी और देनदारी में भी कमी आएगी। इससे पहले 24 सितंबर को ईएलएफसी के 1.67 करोड़ डॉलर के क्लेम को भी कंपनी की ओर से सेटल किया गया था। 9 अक्टूबर को 67 रुपये 98 पैसे का हाई बनाने के बाद स्पाइसजेट के शेयर में करीब 4.5% की बढ़त के साथ 65 रुपये 76 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, 9 अगस्त 2024 को शेयर बाजार में लिस्टिंग के एक हफ्ते बाद से ओला इलेक्ट्रिक के लिए बुरी खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस कड़ी में ताज़ा मामला कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुई कड़वी बहस का है, जिसके बाद कंपनी के सीईओ के व्यवहार को लेकर चिंता पैदा हो गई है। दरअसल ई स्कूटर्स की खराब सर्विस को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं और इसी को लेकर बीते वीकेंड पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवाद गहरा गया। कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर ग्राहक काफ़ी नाखुश हैं। ग्राहकों की शिकायतों की संख्या करीब 80,000 प्रति महीना पर पहुंच गई है, जबकि सितंबर में कंपनी की मासिक बिक्री 24,000 यूनिट से भी नीचे थी। यानी कि कंपनी की मासिक बिक्री से 3 गुना ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। सितंबर में कंपनी का मार्केट शेयर अगस्त के 31.1% की तुलना में घटकर 27% पर आ गया, जो अप्रैल में 52% हुआ करता था। दरअसल कंपनी को टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, एथर और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। सितंबर में टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो का मार्केट शेयर बढ़कर 20% हो गया, जो अप्रैल में करीब 12% के आसपास था। 7 अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर लिस्टिंग के बाद पहली बार 90 रुपये के नीचे फिसल गया और कारोबार की क्लोजिंग करीब 8.5% की गिरावट के साथ 90 रुपये 75 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 7 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि कंपनी को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए से शो कोज नोटिस मिला है। ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के चलते मिले इस नोटिस का जवाब कंपनी को अगले 15 दिन में देना होगा।
8 अक्टूबर को शुरुआती कुछ मिनटों में 5.5% तक फिसलने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 95.50 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। 10 अक्टूबर को खबर थी कि सीसीपीए और सड़क परिवहन मंत्रालय के अलावा ये कंपनी अब भारी उद्योग मंत्रालय की जांच के घेरे में भी आ गई है। सर्विस के मुद्दे को लेकर ग्राहकों की 10,000 से ज़्यादा शिकायतें और पीएलआई नियमों के उल्लंघन के चलते कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI को कंपनी के खिलाफ मिली शिकायतों का मामला देखने के लिए कहा है। 10 अक्टूबर को 95.17 का हाई लगाने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 5% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 90.87 पर दिन के निचले स्तर के करीब कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। असल में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT की ओर से वोडाफोन आइडिया को नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से पहले की यानी पिछले स्पेक्ट्रम नीलामी के बकाये को कवर करने के लिए वोडाफोन आइडिया को बैंक गारंटी जमा करनी थी। कंपनी की ओर से बैंक गारंटी ना दिए जाने की वजह से DOT ने नोटिस जारी किया है। वोडाफोन आइडिया को ये नोटिस ऐसे समय में आया है जब DOT और वित्त मंत्रालय के बीच बैंक गारंटी की जरूरत में छूट को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया को बैंक गारंटी जमा करने के लिए अधिकारियों की ओर से लिखा गया है। सितंबर के सेकेंड हाफ में बैंक गारंटी जमा की जानी थी, लेकिन कंपनी ने अभी तक बैंक गारंटी जमा नहीं की है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के बकाये के लिए वोडाफोन आइडिया का मॉरेटोरियम यानी मोहलत सितंबर 2025 में खत्म हो रही है। कंपनी को इससे कम से कम 1 साल पहले बैंक गारंटी जमा करनी होती है। वोडाफोन आइडिया को 20 सितंबर से विभिन्न नीलामियों के लिए अलग अलग किस्तों में बैंक गारंटी जमा करनी थी। एक अन्य अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया को आने वाले महीनों में सरकार को 24,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। नोटिस मिलने की खबर से सोमवार 7 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने 8.90 का 52 वीक लो छुआ। कारोबार की क्लोजिंग करीब 6.5% की गिरावट के साथ 9.15 के स्तर पर देखने को मिली। 8 अक्टूबर को खबर थी कि बैंक गारंटी जमा करने को लेकर कंपनी की DOT के साथ बातचीत चल रही है। DOT से नोटिस मिलने की खबर का जवाब देते हुए कंपनी ने कहा कि वो 2022 से पहले खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी जमा करने की शर्त को हटाने के लिए बातचीत कर रही है। 8 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 9.03 का लो छूने के बाद करीब 4.25% की बढ़त के साथ 9.5 पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कर्ज ना चुका पाने की वजह से MTNL के अकाउंट को सब स्टैंडर्ड NPA यानी डूबा हुआ घोषित कर दिया है। बैंक उन खातों को सब स्टैंडर्ड श्रेणी के NPA में रखते हैं जिनकी डिफॉल्ट अवधि 12 महीने से कम की होती है और उनमें बकाया राशि चुकाने की संभावना बनी रहती है। SBI ने MTNL को लेटर लिखकर कहा कि कंपनी 30 जून तक किस्त चुकाने में असफल रही। इसके बाद 90 दिन गुजर जाने के बाद कंपनी के अकाउंट को 28 सितंबर को NPA घोषित किया गया है। साथ ही बैंक ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी पेमेंट करने में विफल रहती है तो उससे जुर्माने के साथ ब्याज वसूला जाएगा। SBI के नोटिस के बारे में MTNL की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में ये बात निकलकर सामने आई है। बता दें कि MTNL पर करीब 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और कंपनी को कई और बैंकों का भी पैसा चुकाना है। PNB और यूनियन बैंक समेत बैंकों ने बकाया भुगतान ना करने पर MTNL के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई कर दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बकाया भुगतान ना करने पर MTNL के सभी खाते फ्रीज कर दिए हैं। लोन ना चुका पाने के सिलसिले में बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक भी एक्शन लेने की तैयारी में है। खास बात यह है कि सरकारी कंपनी पर कार्रवाई करने वाले सभी बैंक भी सरकारी हैं। खबर आने के बाद 7 अक्टूबर को MTNL के शेयर में 54 रुपए का इंट्राडे हाई छूने के बाद 5% के निचले सर्किट पर 52.09 पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, तत्वचिंतन फार्मा के लिए इस हफ्ते एक राहत की खबर आई। असल में गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी GPCB ने कंपनी के गुजरात के अंकलेश्वर में स्थित प्लांट पर लगी रोक के निर्देश को वापस ले लिया है। 14 सितंबर को यानी करीब 3 हफ्ते पहले GPCB ने कंपनी को गुजरात के प्लांट से कामकाज रोकने का निर्देश जारी किया था। इसके अलावा GPCB ने कंपनी को 2 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा करने के लिए भी कहा था। इस फैसले के बाद कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि गुजरात प्लांट से कामकाज दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया पर काम जारी है। 8 अक्टूबर को तत्वचिंतन फार्मा के शेयर ने 1,043 रुपए का हाई बनाया और कारोबार की क्लोजिंग 5.5% की तेजी के साथ 1,030 रुपए 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी PB फिनटेक को शो कोज नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पॉलिसी बाजार के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन के चलते जारी किया गया है। दरअसल IRDA ने पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स की जांच की थी जिसमें
कंप्लायंस यानी कि नियमों के उल्लंघन से जुड़े कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, जिस वजह से रेगुलेटर को एक्शन लेना पड़ा। पॉलिसी बाजार को अपने कंप्लायंस स्टेटस की समीक्षा के साथ साथ करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए कहा गया है और जहां जहां जरूरी हो वहां प्रिवेंटिव मेजर्स यानी निवारक उपाय लागू करने को भी कहा गया है। हालांकि कंपनी ने कहा कि 7 अक्टूबर को इरडा की ओर से जारी ब्रॉडर एडवाइजरी के तहत ये नोटिस जारी किया गया है। 9 अक्टूबर को शुरुआती कुछ मिनटों में 1688 रुपये 65 पैसे का हाई बनाने के बाद पीबी फिनटेक के शेयर में कारोबार की क्लोजिंग करीब 0.5% की कमजोरी के साथ 1654 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी कंपनी नुवामा वेल्थ पर मार्केट रेगुलेटर सेबी का डंडा चला है। दरअसल सेबी ने नुवामा वेल्थ को मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग सेबी की ओर से की गई जांच के बाद 7 अक्टूबर को जारी की गई है। दरअसल सेबी ने उन आईपीओस की जांच की थी जिनमें नुवामा वेल्थ ने लीड मैनेजर की भूमिका निभाई थी। हालांकि कंपनी का कहना है कि सेबी की इस वार्निंग से कंपनी के कामकाज, फाइनेंशियल्स या अन्य गतिविधियों पर कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। शुरुआती कारोबार में 6,430 रुपये का हाई बनाने के बाद नुवामा वेल्थ के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ 6,383 रुपये पर कारोबारी सत्र की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, एनसीएलटी की अहमदाबाद बेंच ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ साथ एनसीएलटी ने इस प्रस्ताव के खिलाफ दाखिल की गई 2 अर्जियों को भी खारिज कर दिया है। 29 जून 2023 को आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस योजना के मुताबिक शेयर स्वैप के जरिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्जर होगा और बाद में शेयरों की डीलिस्टिंग होगी। इस डीमर्जर प्रस्ताव के मुताबिक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयरों के बदले में शेयरधारकों को आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ क्वांटम म्यूचुअल फंड और मनु ऋषि गुप्ता की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी, जिनके पास कंपनी की क्रमशः 0.08% और 0.002% हिस्सेदारी है। याचिकाकर्ताओं का मानना था कि शेयर स्वैप से छोटे निवेशकों को नुकसान होगा, पर कंपनी ने दोनों याचिकाकर्ताओं की अर्जी को चुनौती दी थी और कहा था कि आवेदकों को अर्जी देने का किसी भी तरह का या आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 230 का हवाला देते हुए कंपनी ने कहा था कि कम से कम 5% कर्ज या 10% इक्विटी होल्डिंग वाले शेयर होल्डर्स ही आपत्ति कर सकते हैं। आपको बता दें कि कंपनी के 93.82% शेयरधारकों ने डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और मार्च में करीब 72% पब्लिक शेयर होल्डर्स ने भी डीलिस्टिंग के हक में वोटिंग की थी। रिटेल निवेशकों के विरोध के बावजूद डीलिस्टिंग के पक्ष में हुई थी वोटिंग। डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी की खबर आने के बाद 3.5% तक टूटने के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में करीब 3% की गिरावट के साथ 842 रुपये 75 पैसे पर और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में मामूली कमजोरी के साथ 1244 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने कंपनी में बड़े डेटा लीक का खुलासा किया है। कंपनी की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक अनजान हैकर्स ने कंपनी के 3 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी को एक्सपोज कर दिया है। लीक की गई जानकारी में ग्राहकों के नाम, पॉलिसी नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, पैन नंबर्स, पता, क्लेम से जुड़ी जानकारी और मेडिकल रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। हैकर्स ने दावा किया है कि कंपनी के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CISO अमरजीत खनूजा ने उनको ये डेटा बेचा है। हालांकि कंपनी ने इस डेटा ब्रीच को टारगेटेड मलेशियस साइबर अटैक बताया है, जिससे कुछ डेटा तक अनऑथराइज्ड यानी कि अनाधिकृत पहुंच हुई है। गुरुवार 9 अक्टूबर को स्टार हेल्थ के शेयर में 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 565 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 562 रुपये 55 पैसे के इंट्राडे लो के बेहद करीब है। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ। आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों में जल्दी खाना पहुंचाने की होड़ शुरू हो गई है। आईपीओ से पहले जोमेटो को टक्कर देने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने ऑर्डर करने के बाद महज 10 मिनट में कस्टमर के पास खाना पहुंचाने के लिए बोल्ट नाम की सर्विस शुरू की है। स्विगी फूड मार्केटप्लेस के CEO रोहित कपूर ने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। फिलहाल ये सर्विस देश के कुछ शहरों में उपलब्ध होगी। रोहित कपूर के पोस्ट के मुताबिक शुक्रवार को कंपनी ने कुछ शहरों में बोल्ट सर्विस का ट्रायल भी किया। स्विगी की बोल्ट सर्विस फिलहाल 6 शहरों में मिलेगी, जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और पुणे में लोगों को ये सुविधा मिलेगी। बोल्ट सर्विस के जरिए ग्राहक 2 किलोमीटर के अंदर आने वाले एरियो में से खाने को जल्द से जल्द ऑर्डर कर सकते हैं और खाने की सुविधा ले सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।